वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में। तो क्या दिया गया है सेकेंडरी फंक्शन और उसके जो दो टाइप्स दिए गए हैं जो कि एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली देखो, हमने 2 वीडियोस में कवर किया था प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, देन आफ्टर इस वीडियो में आपको आगे की बातें समझ में आएगी। तो इसमें हम बात करते हैं पहला एजेंसी फंक्शन से कि एजेंसी फंक्शन जो है क्या दिया गया है, कैसे ये काम करता है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, नॉर्मली एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे एक बात हो रही है जिसका मतलब है या अगर आप फोकस करोगे ये एजेंट के ऊपर, यानी कि एजेंसीज के ऊपर। अब एजेंसी मतलब कि इसके अंदर जो भी ओनर होगा वो एजेंट कहलाएगा। अब जो बैंक होता है एक एजेंट के जैसा भी फंक्शन निभाता है, यानी कि एजेंट बनकर भी अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को पूरी तरह सर्विस देता है। तो देखो, एजेंसी फंक्शन नॉर्मली होता कैसे है। अगर आप नॉर्मल सा एक एजेंसी फंक्शन लोगे एग्जांपल, तो नॉर्मली अगर मान के चलो एक पर्सन ए होता है और पर्सन बी होता है, ठीक है। ये दोनों कौन होंगे? पर्सन होंगे नॉर्मल। अब काम जो होगा पर्सन ए का काम होगा पर्सन बी से, काम जो होगा पर्सन ए का काम होगा बी से, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए थर्ड पर्सन आता है सी, जो कि ये थर्ड पर्सन इन दोनों का काम करके देता है। और पर्सन ए और बी जो वादा करते हैं कि हम दोनों आपस में डीलिंग करेंगे, लेकिन उस डील को पूरा करने का काम करता है सी। अब ये जो थर्ड पर्सन होता है ये बोलता है कि तुम्हारा जो मैंने काम किया है उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, दैट इज नोन एज कमीशन ले सकता है, ठीक है। तो उसके बदले में हो सकता है कमीशन ले ले, दैट इज नोन एज एजेंट कहलाएगा ये पर्सन। एंड इसी का मतलब है अगर इस एजेंट का सी का कोई बिजनेस होगा तो इसी को कहेंगे एजेंसी फंक्शन। तो बैंक भी क्या करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है अपने कस्टमर्स के लिए, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एजेंसी फंक्शन के माध्यम से। तो इसमें देखो, पहला जो दिया गया है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। पीरियोडिक का मतलब होता है समय अनुसार, यानी कि समय के हिसाब से ये बैंक जो होगा समय टू समय जो है कलेक्ट करते भी रहेगा और पेमेंट भी करते रहेगा। तो कमर्शियल बैंक जो है ऐसे ऐसे काम करता है। जैसे देखो, कलेक्ट करने का मतलब है सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी कलेक्ट करना, डिविडेंड्स कलेक्ट करना, इंटरेस्ट या कोई अदर इनकम जो आ रहा है उसको कलेक्ट करना। समय पीरियडिकली का मतलब होता है समय अनुसार, तो समय समय पे ये जो है कलेक्ट करते रहेगा। और पेमेंट की बात करें, समय समय पे पेमेंट करने का मतलब टैक्स का पेमेंट कर सकता है, बिल पेमेंट कर सकता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, घर का रेंट हो गया, ये सब समय समय पे कस्टमर के आदेश के हिसाब से वो पेमेंट करेगा। और बैंक जो है इन सारे सर्विसेज के बदले कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है जो फिक्स होता है, या तो क्वार्टरली फिक्स कर देगा या एनुअली फिक्स कर देगा, या फिर समय अनुसार वो भी चार्जेस लेते रहेगा बैंक कस्टमर से। तो ये कहलाएगा पीरियोडिक कलेक्शन एंड पीरियोडिक पेमेंट्स। अगला देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक ऐसे मैनेजमेंट भी करता है। कैसे मैनेजमेंट? अगर नॉर्मली आप देखोगे कमर्शियल बैंक या कोई भी बैंक हो तो इस टाइप का मैनेज करेगा। परचेस करना और सेल करना सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है। अब शेयर्स क्या होता है, नॉर्मली हमने इसके ऊपर 6 से 7 मिनट का एक वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो इसी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो शेयर्स क्या होता है। तो क्या बोला गया है, सिक्योरिटीज के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट किसका करेगा, परचेस और सेल करना सिक्योरिटीज का। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स का परचेस सेल, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, इन सबका क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट जैसा बोलेगा वैसा ये लोग काम करेंगे। यानी कि सिक्योरिटी को जो हैंडल कर रहा है, कि इन सबको जो हैंडल करेगा इन सभी चीजों को, उसी को हम कहेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दैट्स ऑल। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कमर्शियल बैंक ये सारे काम करता है। अगला है फंड ट्रांसफर। अब फंड ट्रांसफर का मतलब होता है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। नॉर्मली एक अकाउंट से निकाल के किसी अन्य बैंक के अकाउंट में, या किसी ब्रांच के बैंक के अकाउंट में, या सेम बैंक हो सकता है या सेम ब्रांच हो सकता है, या फिर
सेम बैंक हो सकता है, अदर ब्रांच हो सकते हैं, या अलग बैंक हो सकता है, अलग ब्रांच हो सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक ऐसे पैसे को ट्रांसफर करता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या ब्रांच ऑफ अदर बैंक। ठीक है, वही बात बता रहा है। तो कमर्शियल बैंक ये सारे काम करता है ताकि इसके बदले में वो कुछ कमा भी सके और फ्रीली कैशलेस के हिसाब से ट्रांसफर भी हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं डीमटेरियलाइजेशन। देखो, इस डीमटेरियलाइजेशन को शॉर्ट में हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे डीमेट अकाउंट। तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि डीमेट अकाउंट है ना, उसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली डीमेट जो अकाउंट होता है वो परचेस और सेल करने में मदद करता है सिक्योरिटीज का। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पूरा का पूरा ये सब काम किया जाता है। तो वही बोला गया है, डीमटेरियलाइजेशन जो फैसिलिटीज है वो क्लाइंट को दी जाती है सिक्योरिटीज को परचेस और सेल करने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से वो ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर्स या फिर परचेस कर सकता है, यानी कि शेयर्स वगैरह परचेस या सेल कर सकता है। ओके, होप से समझा होगा। अगला बात करते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। अब ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन होता क्या है? नॉर्मली देखो, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नॉर्मली जो भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो देश या विदेश में, जो भी सामान आप बेच रहे हो, नॉर्मली ये जो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा किया जाता है। अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं या एक्सपोर्ट किया जा रहा है दो कंट्री के बीच में, तो उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो भी अलग अलग करेंसी से होंगे। तो अलग करेंसी इन द सेंस इसकी जो एक्सपोर्टर कंट्री है उसका अपना करेंसी है, जो इंपोर्टर कंट्री है उसका अपना करेंसी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाला जो एक्सपोर्टर है उसके करेंसी के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है और आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। बट अगर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो और सामने वाला इंपोर्ट कर रहा है तो सामने वाले को आपके हिसाब से जो भी करेंसी है उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज, इसके बीच में आता है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, जो कि फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करके देता है। और ऐसे काम जो है कुछ बैंक्स करती है कुछ चार्जेस लेकर। तो वही बोला गया है कि फॉरेक्स इज द एब्रिविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जहां पे करेंसी का परचेस और सेल होता है, किसका? करेंसी का परचेस और सेल होता है क्लाइंट के हिसाब से। जितना भी उसको पैसे की जरूरत है उतना वो उस सामने वाली कंट्री के हिसाब से परचेस या सेल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वही है जहां पे परचेस सेल होगा और क्लाइंट जो है उसको जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी को बोलेंगे फॉरेन ट्रांजेक्शन और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। ये ज्यादातर ओवरसीज ट्रांजेक्शन होता है। ओवरसीज का मतलब सात समुंदर पार, सीधी बात। ठीक है, दो कंट्री के बीच में हो रहा है, दैट इज नोन एज ओवरसीज ट्रांजेक्शन। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगला हम बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी मतलब कि इसका मतलब होता है यूज करके अपने आप को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, तो नॉर्मली यूटिलिटी फंक्शन में कुछ अहम जो भी पॉइंट्स है वो आते हैं। नॉर्मल इसको ये भी दर्शाया जाता है कि आपके प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग, लोन्स एंड एडवांस, और अभी तीसरा जो एजेंसी फंक्शन पढ़ा, उन तीनों में जो नहीं आता है वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है यूटिलिटी फंक्शंस में। तो आप लोग ऐसे समझना कि एक रेसिड्यू फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन, जो बहुत काम की चीजें है। जिसके अंदर हम बात करते हैं इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। अब इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक क्या होता है कि ड्राफ्ट नॉर्मली एक ऐसा पेपर होता है, नॉर्मली अगर देखोगे तो ऐसा पेपर होता है जहां पे बैंक जो है उसके ऊपर प्रिंट करके देता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि ड्राफ्ट होता क्या है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का ऐसा, मतलब डीडी इसको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। ये इस तरीके का कागज होता है, मान के चलो चेक जो होता है चेक के जैसा ही होता है। नॉर्मल चेक ही इसको बोला जाता है बट थोड़ा अलग होता है चेक से, इसलिए इसको डीडी बोला जाता है। नॉर्मल चेक में जैसे यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे नेम होता है, नेम होता है, उसके बाद अमाउंट लिखा जाता है, राइट ना। देन आफ्टर सिग्नेचर के लिए यहाँ पे लाइन होता है, यहाँ पे बैंक के डिटेल, और इस जगह पे बैंक के डिटेल लिखे जाते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो चेक होता है, चेक इस तरीके का आप कह सकते हो, लेकिन इसी चेक को डीडी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि इस जगह पे जो है, जो आप लिख रहे हैं, लिखने वाले हो, वो आप ना लिखते हुए बैंक आपको प्रिंट करके देता है आपके कहे
कहे जाने अमाउंट पे, जो भी अमाउंट आप बोलोगे उस अमाउंट पे बैंक जो है इस चेक को बनाता है और पूरा का पूरा प्रिंटिंग लिख कर देता है आपको, ठीक है। और ये जो अमाउंट होगा आपके अकाउंट से ऑलरेडी असाइड कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट से ऑलरेडी असाइड कर दिया जाएगा जितना भी अमाउंट इस चेक के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। और उसी पैसे को साइड करके एक लॉकिंग सिस्टम से लॉक कर देगा कि उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते, और जिसको भी ये डीडी दोगे वो पर्सन यूज करेगा, ठीक है। इसके पीछे बैंक चार्जेस लेता है, दैट्स ऑल। तो ये कहलाता आपका ड्राफ्ट, जिसको बोलते हैं डीडी, ठीक है। और नॉर्मल अगर आप करते हो इसके ऊपर तो वो कहलाता है चेक, ओके। तो ये हो गया, इसलिए डीडी कभी बाउंस नहीं होता बट चेक बाउंस हो जाता है, क्योंकि जो चेक होता है उसके ऊपर आप कभी भी या बैंक कभी भी पैसे को साइड में नहीं रखता है, आपके अकाउंट में ही रहता है, जब भी चाहे आप यूज कर सकते हो। लेकिन डीडी का लॉक कर देता है, साइड में रख देता है, इसलिए कभी बाउंस नहीं होता बट चेक बाउंस हो जाता है। तो इसमें वही बोला गया है कि जो ड्राफ्ट या चेक है वो बैंक तभी देता है जब आप बोलोगे, और ये उसको दे सकता है, किसी अदर बैंक को दे सकता है, किसी सेम बैंक को दे सकता है, ये सबके लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें आता है। तो ये नॉर्मली किसके लिए होता है? ऐसे पर्सन के लिए जो इसकी जरूरत है और जिसको देना है। नॉर्मली ये डिसाइड करता है अकाउंट होल्डर, और बैंक इसके पीछे कुछ कमीशन लेता है, और कमीशन भी उसी के पीछे लेगा, चार्जेस भी उसी के पीछे लेगा जो फ्रीली मूवेबल नहीं और इसमें मेहनत करना पड़ा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैंक ड्राफ्ट से लेगा, चेक पे नहीं लेता है। चेक पे चार्जेस थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट पे जितना बार बनाओगे उतने बार चार्जेस लगेगा। दूसरा बात करते हैं लॉकर फैसिलिटीज। अब लॉकर फैसिलिटीज मतलब बैंक जो है, कोई भी बैंक होने दो, कमर्शियल हो या कॉर्पोरेटिव बैंक हो, वो सब बैंक जो है एक लॉकर फैसिलिटी रखता ही रखता है, और नॉर्मली ये उस पर्सन को दी जाती है जो उसकी फैसिलिटी को यूज करना चाहेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है कि बैंक जो है जो भी प्रोजेक्ट आप बना के लेके जा रहे हो या बैंक बनाएगी उसके बारे में डिटेल में स्टडी करता है, ताकि उसको लोन या फिर कुछ भी देना इजी पड़े, या फिर गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेना है तो उसके लिए बैंक रिपोर्ट बनाता है, ताकि गवर्नमेंट को पसंद आए और उससे अथॉरिटी लिया जा सके, क्लियरेंस कर सके। यहाँ तक बैंक जो है मार्केट का जो भी बर्डन होता है उसको भी क्लियर करने का काम करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से, ठीक है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से बैंक जो है नॉर्मल वो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस करवाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक। अब गिफ्ट चेक का मतलब है कुछ ऐसे कस्टमर जो कि इस बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वैसे कस्टमर्स को नॉर्मली कुछ ओकेशंस पे, फेस्टिवल्स पे या उनके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट वगैरह दी जाती है, ताकि वो अकाउंट होल्डर जो है हमारे साथ जुड़ा रहा है। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि इसी पर्सन की वजह से बैंक में कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए उनको गोल्ड कॉइन दिया जा सकता है या कोई अदर गिफ्ट दिया जा सकता है, कुछ ऐसे पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, और बैंक उनको कभी नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है। तो वैसे कुछ ओकेशन पे उनको दी जाती है। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग ऑफ सर्विसेज। अब अंडर राइटिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस शेयर इशू करता है, हम इसमें समझते हैं कि जब भी कोई बिजनेस शेयर इशू करता है तो शेयर इशू करने का काम जो करता है बिजनेस का वो नॉर्मल करता है बैंक ना। मान के चलो कि अगर 1000 शेयर है, ठीक है, इस शेयर का जिम्मा उठाया एक बैंक ने कि हम तुम्हारा शेयर सामने इशू कर देंगे, तो बैंक जो है शेयर इशू करने के लिए 1000 शेयर लिया। अब 1000 शेयर में अब जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सेल हो जाए। अब मान के चलो जो सेल हुआ है वो सेल हो गया है 800 शेयर। अब 800 शेयर सेल हुआ मतलब 200 और बचा हुआ है, 200 शेयर क्या हुआ है, रिमेन है, ठीक है। 200 शेयर अभी भी रिमेन है, यानी कि बाकी है, यानी कि ये जो शेयर है फिर से बैंक को इशू करना पड़ेगा। तो इसको री इशू बोल सकते हैं या फोर फीचर्स बोल सकते हैं, बट जो 800 शेयर सेल हुआ है तो ये तो सेल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे 200 शेयर थे जो इशू करने के बावजूद सेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे बैंक के पास दो चॉइस है, या तो उसको री इशू करे या तो खुद ही परचेस कर दे। इसी को बोलते हैं अनसब्सक्राइब पोर्शन। ये क्या है, ये जो 800 है ये क्या है, सब्सक्राइब पोर्शन, और ये जो 200 है वो क्या है, अनसब्सक्राइब पोर्शन, ठीक है। तो आप समझना कि शेयर इशू जब बैंक करता है तो उसके बीच में जो सेल नहीं होता है वो जो बच जाता है
उसी को अनसब्सक्राइब पोर्शन कहेंगे, तो यहाँ पे उसी को अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स भी बोला जाएगा। तो बैंक जिम्मेदारी लेती है इसकी। तो वही बोल रहा है, क्या बोलता है अब कि कमर्शियल बैंक जो है अंडर राइटिंग ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी, यानी कि ऐसी ऐसी शेयर्स जो कि अंडर राइटिंग में है और उस कंपनी ने इशू किया है। ठीक है, तो वैसे शेयर्स जब भी पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं होते, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये क्या हुआ है, पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मतलब लोगों ने इसको खरीदा नहीं है, तो बैंक क्या करता है, वैसे शेयर्स को खुद ही खरीद लेता है, खुद ही टेक ओवर कर लेता है। ये जो शेयर्स अनसब्सक्राइब ये बैंक खुद परचेस कर लेगा अगर करना चाहे तो। ठीक है, तो ये बातें इसमें कही गई है, दैट इज नोन एज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। अगला बात करते हैं गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। अब गोल्ड रिलेटेड सर्विस मतलब कि गोल्ड से भी तो बैंक खुद बोलती है कि तुम हमारे पास आओ, गोल्ड रखो, उसके बदले में पैसा लेके जाओ, दैट इज नोन एज गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। तो कस्टमर से जो है गोल्ड लेता है बैंक और उसके बदले में जो भी पैसा वगैरह है देना है, पैसा दे सकता है, गोल्ड दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इस सब का एडवाइस भी देता है। इन द सेंस एडवाइस के साथ साथ एक तरीके का गिरवी भी रखाता है। तो गिरवी की बात करें तो वो हो गया अपने प्राइमरी फंक्शन में लेंडिंग लोन्स एंड एडवांस में, लेकिन उसके बदले में अगर कुछ वो सर्विसेज दे रहा है, जैसे गोल्ड को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, एडवाइस वगैरह दे रहा है, तो वो गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज में आ जाएगी। ओके, तो ये बातें आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन है यहाँ पे समाप्त होता है। एग्जाम में इसके ऊपर हर हर बार क्वेश्चंस बन चुके हैं और बन रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।